जय हिंद डियर स्टूडेंट। एनडीए का सार जो हमारा सीरीज चल रहा था बच्चों, सीरीज का आज हमारे सामने नया जो वीडियो लेक्चर है, ये वर्ष 2017 का बच्चों पेपर फर्स्ट है। 2017 का हमारे सामने पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और इस पेपर में आप लोग देखेंगे बच्चों ज़्यादातर वेटेज आपको जो मिलेगा कहीं ना कहीं सेंसस और मिनरल्स वाले टॉपिक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि बार बार हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल, सेंसस, इंट्रोडक्शन, है ना, यही सारे टॉपिक है जो रिपीटेशन में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो पहला क्वेश्चन है बच्चों सेंसस से रिगार्डिंग ये है। 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ है उसके बाद से अभी तक सेंसस नहीं कंडक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड। ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को 2020 में हम लोगों ने क्या किया था, 2020 में हम लोगों ने जनवरी में हमने सेंसस की शुरुआत कर दी थी, लेकिन मार्च में कोविड आने के कारण बच्चों सेंसस को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और उसके बाद से अभी तक सेंसस का कहीं भी आप लोग देख रहे होंगे जिक्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2011 के सेंसस के डेटा के बारे में हमसे पूछा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लोएस्ट। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन जो डेंसिटी वो लोएस्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस। अकॉर्डिंग टू सेंसस बच्चों किसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो किस स्टेट की है। तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, मात्र यहाँ 17%, 17 लोग एक वर्ग किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, और जबकि बिहार का हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिलता है लगभग 1100, और दिल्ली का और ज़्यादा मिलता है लेकिन वो यूटी है ना, लगभग 11,000। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी भी स्टेट में आपको शो नहीं हो रहा होगा। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हम लोगों को ऑप्शन में मिले हैं। तो आप लोग सिंपल सा आंसर देखेंगे बच्चों इसका कि जो मिजोरम सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये मिजोरम ही वो स्टेट है जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो 52%, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में बच्चों रहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन 4 स्टेट में कौन हो गया आपका, मिजोरम स्टेट हो गया। मिजोरम का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना देखने को मिलेगा हम लोगों को, 52। ठीक है, और यदि आप लोग नागालैंड, मणिपुर की बात करेंगे तो 119 और 115 है। यहाँ 119 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ 115 व्यक्ति रहते हैं, और यहाँ लगभग 86% रहते हैं। ठीक है, तो आप चारों में से देख रहे होंगे 52 मिजोरम का जो डेंसिटी वो मिनिमम है। डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने परसेंट वहां पर, कितने व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी सीरीज का है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमारा हेडक्वार्टर है किसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमने स्टेब्लिश किया है कब, 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को, 1950 को हम लोगों ने बनाया है। किसको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को 1950 में स्टेब्लिश हुआ है। तो इस WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आपने नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड में एक शहर जेनेवा का। ठीक है, इस जेनेवा में हम लोगों को हेडक्वार्टर मिलता है बच्चों किसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कब स्टेब्लिश हुआ है 1950 में, कितने मार्च को, 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च 1950 को हमने स्थापना की है किसकी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और जेनेवा जो शहर है वो कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ेगा आपका स्विट्जरलैंड में। बाकी वाशिंगटन DC आप लोग जानते ही हो, USA का कैपिटल है। मॉस्को भी आप लोग जानते हो किसका कैपिटल है, रशिया का। और UK का लंदन, जहाँ से हम किसको लेकर जाते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम को। ठीक है, और लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों बताएंगे कि लंदन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़े बच्चों। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मिनरल्स वाला जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा वेटेज हम लोगों को मिल रहा है इस वाले पेपर में। तो यहाँ पर हम लोगों को इंडस्ट्री और वो किस प्लेस पर कहीं ना कहीं है लोकेटेड, उसके बारे में हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले दे रखा पेट्रोकेमिकल, यानी कि हम लोग देखेंगे हमारे इंडिया में लगभग 22+ हमारे पास में क्या है, ऑयल रिफाइनरी है ना, लगभग 23 हमारे पास में है ना, क्या है, तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी है, जिसमें से एक ये बोगाईगांव आसाम में पड़ती है। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री हो कहाँ पर मिलेगी, बोगाईगांव में। हमारे यहाँ आपने HAL का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो बेंगलोर में है। ठीक है,
1940 में स्टेब्लिश हुआ है। तीसरा, आपने HMT का नाम सुना होगा, हेवी मशीनरी टूल्स का नाम सुना होगा आपने, जो कहां पर आपको मिल जाएगा बच्चों, पिंजौर हरियाणा में। और कॉटन टेक्सटाइल के लिए आपने कोयम्बटूर का नाम सुना होगा, जिसको हम साउथ का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ का मैनचेस्टर। जिसे कानपुर का हम नॉर्थ मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, उसी तरह से कोयम्बटूर को बच्चों साउथ का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो कोयम्बटूर हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल के लिए, है ना। मशीन टूल्स के लिए पिंजौर है हरियाणा। एयरक्राफ्ट के लिए 1940 में हमने कहाँ बनाया है? HAL बनाया, कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटका में। और पेट्रोकेमिकल के लिए कौन फेमस है? बोगाईगांव फेमस है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 4। तो फर्स्ट का 4 हमारे पास में 2 जगह हैं। फिर थर्ड का हम लोग बी का देखेंगे, थर्ड, है ना। सी का हो जाएगा 2, ठीक है, और डी का हो जाएगा 1। यानी कि कोड 1 जो है हमारा, या ए जो हमारा ऑप्शन है बच्चों राइट होगा। ए ऑप्शन जो हमारा वो कैसा है? राइट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इंडस्ट्री मिनरल्स वाले चैप्टर से पूछा गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर वाला सेक्टर हम लोग देखने को मिल रहा है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। प्री ट्रेनिंग फॉर कॉफी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, इनमें से हम लोग देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग? कॉफी प्लांटेशन के रिगार्डिंग। तो पहला, नीड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद द स्पेल ऑफ ड्राई वेदर ड्यूरिंग द, है ना, रिपिनिंग पीरियड। जब ये पकता है, कौन, है ना, आपका कॉफी का जब प्लांटेशन हम करवा रहे, जब उसकी पकने की अवधि होती है, तो उस समय जलवायु कैसा होना चाहिए? आर्द्र और शुष्क या उष्ण होना चाहिए। दूसरा, है ना, रोलिंग फील्ड हैविंग गुड ड्रेनेज, यानी कि वहां जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, मार्शी एरिया नहीं होना चाहिए। तीसरा, स्ट्रॉन्ग सनशाइन ओवर हिली स्लोप्स और एक्सीडिंग टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों पहाड़ी ढाल पर तो ठीक है, फुटिल वाले रीजन में हम इसको लगा सकते हैं, बट ये यहाँ पर लिख रहा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बच्चों बात गलत है। इसके लिए प्लांटेशन के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है, बट यहाँ पर ये लिख रहा है टेम्परेचर कितना? 35 डिग्री सेल्सियस, ये रॉन्ग है। ठीक है, और कॉफी का सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है। 2 तरह की हम लोग यहाँ स्पीसीज लगाते हैं, एक अरेबिका और एक रोबस्टा। एक अरेबिका और दूसरा कौन सा? रोबस्टा। ठीक है, ये 2 प्रजाति की कॉफी हमारे यहाँ स्पीसीज का हम प्रोडक्शन करवाते हैं, वैरायटी का हम प्रोडक्शन करवाते हैं। कौन कौन से आपकी वैरायटी? अरेबिका और रोबस्टा। तो आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट को यदि हम हटा दें, किसको हटा दें? थर्ड को, तो 1, 2 और 4 हमारा जो है राइट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट है। ऑप्शन डी हमारा क्या है बच्चों? राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं ये सब सेट ए के हैं बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 99 में अगेन हम लोगों से मिनरल्स और उनके लीडिंग स्टेट्स पूछे हैं कि बताओ किस मिनरल्स का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है। तो सबसे पहले आपने मैग्नीज के बारे में सुना होगा, इसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में उड़ीसा स्टेट में होता है। उड़ीसा स्टेट मैग्नीज का भी करता है, बॉक्साइट का भी करता है, आयरन का भी करता है। ठीक है, दूसरा जिप्सम का नाम सुना होगा, जिसका यूज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में या सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, और इसका ज्यादातर हमारे यहाँ प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में होता है। लाइमस्टोन चूना पत्थर है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी होता है, और मध्य प्रदेश के अलावा हम लोग देखेंगे तो कर्नाटका वाले क्षेत्र में भी होता है। और अगला दे रखा में मैग्नेसाइट जो कहाँ होता है? उत्तराखंड स्टेट में होता है। तो आप देखिए सबसे पहले जो आपका मैग्नीज है, इस मैग्नीज को हम कहाँ करवा दें? उड़ीसा। ठीक है, जिप्सम का हम कहाँ करवा देंगे बच्चों? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। लाइमस्टोन का मध्य प्रदेश कर्नाटका में। ठीक है, और मैग्नेसाइट का कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो आप कोड यहाँ पर जो बनाएंगे तो फर्स्ट का 4 होना चाहिए, ठीक है, सेकंड का 3 होना चाहिए, ठीक है, सी का आपका 1 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए, और डी का 1 होना चाहिए। यानी कि डी वाला जो हमारा कोड है वो राइट कोड है, यानी कि हमारा कोड जो होगा ये हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा राइट होगा बच्चों? राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, तो याद रख लेंगे आप, मैग्नीज कहाँ होगा? उड़ीसा, जिप्सम राजस्थान, लाइमस्टोन कर्नाटका एंड मैग्नेसाइट उत्तराखंड। मैग्नेसाइट उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो यहाँ पर हमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइगर रिजर्व सिचुएटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहले आप कंडीशन देख लेना कहां से कहां पूछ रहा है, वो नॉर्थ से और साउथ पूछ रहा है। ठीक है, अब नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है तो हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ कर ले और पहले इनकी हम लोकेशन देख ले कौन सा कहां पर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले जिम कॉर्बेट की बात हो रही तो कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, कॉर्बेट कहां पड़ता है? उत्तराखंड में।
सिमलीपाल है तो ये शिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगला सारिस्का है तो सारिस्का राजस्थान में है। सारिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में। और पेरियार कहाँ पर है, केरला में। ठीक है, पेरियार कहाँ पर है, केरला में। तो जैसे हम लोग मैप पे इसकी लोकेशन ड्रा करेंगे तो हमारा आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ माथापच्ची नहीं करना है। सबसे नॉर्थ में हम लोग चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है तो कॉर्बेट आएगा, सारिस्का आएगा, शिमलीपाल आएगा, पेरियार आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है बच्चों वो सही है। ठीक है, वैसे भी ए और सी में कॉर्बेट पहले आ रहा था, बाकी पेरियार पेरियार आ रहा था, है ना। तो नॉर्थ से साउथ हम लोग को चलना था, उत्तर से दक्षिण जाना था। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये हम लोगों से पूछा गया है रेनफॉल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे 11th क्लास का तो जरूर आपको वहां पर मिल जाएगा। ऐसा कैसे यहाँ के इंडियन मानसून के कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ रहे होंगे, भारतीय मानसून की विशेषताएं यदि आप पढ़ रहे होंगे तो जरूर वहां पर ये स्टेटमेंट आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद द रिगार्ड ऑफ इंडियन मानसून रेनफॉल। भारतीय जो मानसूनी जलवायु है या भारतीय मानसूनी जो वर्षा है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, लार्जली गवर्न बाय द टोपोग्राफी। हम बोलते हैं बच्चों कि हमारे यहाँ माउंटेन जो है, प्लेटू है, हिल्स है, वो क्या करते हैं, इन मानसूनल विंड के लिए बैरियर का काम करते हैं। भारत में मोस्टली ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाते हैं। दूसरा, रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो हम देखेंगे क्षेत्रीय में भी क्या है आपका अंतर है, यानी कि मेघालय मासिनराम में कहीं ना कहीं 1080 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं जैसलमेर और लेह में 6 सेंटीमीटर बारिश ही होती है। यानी कि आप देखेंगे रीजनल वेरिएशन भी है और सीजनल वेरिएशन भी है। यदि साउथ वेस्ट मानसून देखेंगे तो 75% बारिश करवाएगा, विंटर रेनफॉल देखेंगे तो लगभग 13% हो रहा है, प्री मानसून सावर देखेंगे 10% हो रहा है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने जा रहे तो लगभग 2 से 3% हो रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे हेवी डाउनपोर रिजल्टिंग इन द कंसिडरेबल रन ऑफ। यानी कि जब भारी बारिश होगी तो हम लोग देखेंगे कुछ मात्रा में वहां से क्या होगा, जब पानी बह करके जाएगा तो सॉइल इरोडेड भी होगा, मृदा का अपरदन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और फोर्थ ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ रेन इज रेगुलर एंड ऑन टाइम। यानी कि जो वर्षा का आगमन है और जो उसका समाप्ति है वो रेगुलर है और कैसा है, ऑन टाइम है। यानी कि उसका समय निश्चित है। वर्षा का आरंभ और अंत नियमित है और समय पर होता है। तो बच्चों ये बात गलत है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि कब आएगा और कब जाएगा। ये डिपेंड करेगा प्रेशर बेल्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर बेल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। वो बोल रहा है रेगुलर है और ऑन टाइम है, तो बच्चों रेगुलर और ऑन टाइम नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि बी ऑप्शन बच्चों हमारा राइट होगा। बी ऑप्शन जो होगा हमारा बच्चों वो राइट होगा। अगेन हम लोग देखें, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कोपेन के क्लासिफिकेशन से। जो हम कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं रिगार्डिंग इंडियन क्लाइमेट, तो हमारे इंडिया में कोपेन 9 क्लाइमेटिक रीजन्स बताते हैं। इंडिया में कितने क्लाइमेटिक रीजन्स है, 9। और वो 9 क्लाइमेटिक रीजन्स हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सिंपल सा यदि आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यदि हम केरला कर्नाटका वाले रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें AMW टाइप का क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु में AS टाइप का मिलता है, उड़ीसा वाले रीजन में AW टाइप का मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में BS मिलता है, और यदि हम लोग राजस्थान में जाएंगे तो BWH मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की जाएंगे तो यहाँ DFC मिलेगा। गैंगटिक प्लेन में जाएंगे तो यहाँ CWG मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में E है और जम्मू कश्मीर के नीचे ET है। पंजाब वाले पार्ट में जाएंगे तो यहाँ BSH है। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम लोग देखेंगे हमारे इंडिया में कुछ कोपेन के क्लाइमेट के क्या दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। ठीक है, ये दो एक जैसे, इसलिए आप अलग अलग काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा बच्चों, है ना। इसलिए एक ही में काउंट करेंगे तो 9 होंगे। कितने होंगे, 9 क्लाइमेटिक रीजन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में भी वही क्लाइमेटिक रीजन है जो कहाँ है, पंजाब के सदर्न वाले पार्ट में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि AMW कहाँ पर मिलेगा, तो AMW मिल जाएगा केरला कर्नाटका के कोस्टल एरिया पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है, और W मतलब यहाँ बता रहा है ड्राई विंटर है। विंटर ड्राई यानी कि यह लौटता हुआ मानसून वर्षा नहीं करवाएगा। ठीक है, DFC आप लोग देखेंगे तो D जो है वो किसको शो करता है, कोल्ड क्लाइमेट को, और F का मतलब होता है रेन फॉरेस्ट, और C का मतलब हम लोग देखेंगे
ए बी और सी जो होते हैं स्मॉल वाले, ये बताते हैं टेम्परेचर के बारे में। ए मतलब वहां पर क्या है, हॉट समर है, बी मतलब वहां पर वार्म समर है, और सी मतलब कोल्ड समर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डीएफसी टाइप का क्लाइमेट हम लोगों को कहाँ पर मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ठीक है, यानी कि बी का क्या होना चाहिए 3, बी का होना चाहिए 3, ए का होना चाहिए 4, ए क्या होना चाहिए बच्चों 4, और CWG हम लोग देख कर आइए कहाँ पर मिलेगा, गैंगेटिक प्लेन में, यानी कि गंगा के मैदान के 2 राज्य लिखे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो सी का हो जाना चाहिए 1। और लास्ट में हम देखें AS जो लिखा हुआ है, ये AS यानी कि ट्रॉपिकल है, लेकिन एस का मतलब है ड्राई समर है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वो समर रेनफॉल से गेन नहीं करता है, समर मानसून से या साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल गेन नहीं करता है। और रेनफॉल नहीं गेन करने के पीछे 2 रीजन होते हैं। पहला, तमिलनाडु सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ रेन शेडो एरिया फॉर अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच के किस रीजन में लोकेटेड है, रेन शेडो रीजन में। और दूसरा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल है। ठीक है, तमिलनाडु सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, और दूसरा अरेबियन सी ब्रांच के रेन शेडो रीजन में है। इसलिए तमिलनाडु में समर वाले सीजन में रेनफॉल नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, तो हमारा जो डी है, इस डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 तमिलनाडु। तो हमारा सही कोड बन गया बच्चों ए जो कोड है हमारा वो राइट कोड है। आगे हम लोग बढ़े इसमें क्वेश्चन नंबर 102 के बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा 103, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द अक्रॉस द हिमालय, यानी कि अक्रॉस द हिमालय पूछ रहा हम लोगों से। हिंदी वाले बच्चे यदि देखेंगे तो निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय की उस पार्ट से नहीं निकलती है। यानी कि आप हिमालयन रिवर की हम बात करें तो सम ऑफ द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नदर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। ठीक है, और कुछ जो रिवर है वो सदर्न पार्ट से, और कुछ रिवर ऐसे जो नदर्न से निकलती बट वो सारे माउंटेन वाले पार्ट को गार्ज और कैनियन बना करके आ जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर भी हम लोग देखेंगे बच्चों कहाँ से आएगी, हिमालय के क्रॉस वाले शेयर। ये ब्रह्मपुत्रा, ये इंडस, ये सतलज, पर आप गंगा देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इंडस जो रिवर है वो भी क्रॉस से आएगी, सतलज रिवर है वो भी क्रॉस से आएगी, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो भी क्रॉस से आ रहा है, बट गंगा ओनली रिवर हम लोग देख रहे हैं इस ऑप्शन में जो कहाँ से आ रही है, हिमालय के सदर्न पार्ट से। हिमालय के किस पार्ट से आ रही है, सदर्न पार्ट से आ रही है। गंगोत्री गोमुख से हम लोग किसको लेकर आते हैं, गंगोत्री गोमुख से हम लोग लेकर के आते हैं उत्तराखंड से गंगा को। बाकी सतलज के लिए हमें जाना पड़ता है राकास्थान लेक तिब्बत, कहाँ जाना पड़ेगा, राकास्थान लेक तिब्बत। ठीक है, इंडस के लिए भी हम लोगों को जाना पड़ेगा मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर लेक के पास बोखारचू ग्लेशियर। ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर। और गंगा ब्रह्मपुत्र के लिए भी हम लोगों को जाना पड़ेगा बच्चों चेमयांगडुंग ग्लेशियर, चेमयांगडुंग ग्लेशियर या यांगशी ग्लेशियर है ना, यांगशी या चेमयांगडुंग ग्लेशियर से हम लेकर आएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, गंगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 104, भारतीय रेल के पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित, द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन है ना। ईस्टर्न रेलवे जोन सिंपल सा पूछ रहा है बच्चों हम लोगों से, क्या पूछ रहा है, ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो जब हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग पढ़ते हैं तो ईस्टर्न जो रेलवे है इसका हेडक्वार्टर हम लोग को मिलता है बच्चों कलकत्ता में, वेस्टर्न का मुंबई में, नदर्न का दिल्ली में, और सदर्न का चेन्नई में। ठीक है, तो आप देखेंगे कलकत्ता यहाँ पर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कलकत्ता में है। वो कलकत्ता में ईस्टर्न रेलवे का ही नहीं है, ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे का भी यहाँ पर मिलेगा और कलकत्ता मेट्रो का भी मिलेगा, यानी कि टोटल कलकत्ता में 3 रेलवे जोन हैं। कोलकाता में कितने रेलवे जोन है बच्चों, है ना 3 रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगेन हम लोग यहाँ पर मिनरल्स और उसके प्लेस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोगों को एक कॉलम में दे रखा है प्लेस और दूसरे कॉलम में दे रखा है मिनरल्स, ठीक है, और यहाँ पर इनको मैच द कॉलम के फॉर्म में हम लोगों को मैच करना है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जावर राजस्थान का, ये जावर जो है राजस्थान में है और जावर में क्या मिलता है, जिंक और लेड मिलता है। जिंक और क्या मिलता है, लेड, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको ट्विन मिनरल्स बोलते हैं, जुड़वा खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का जावर फेमस है जिंक के लिए। फिर ये हम लोग देखेंगे दूसरा कालाकोट पड़ता है जम्मू कश्मीर में जो कोल के लिए फेमस है। मलाजखंड मध्य प्रदेश में है जो किसके लिए फेमस है, मध्य प्रदेश का मलाजखंड कॉपर के लिए है। और तीसरा देखेंगे लाखवा जो है वो पेट्रोलियम के फेमस है, किसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए।
तो आप देखेंगे फर्स्ट का क्या आना चाहिए, ए का आना चाहिए 2, ए का आना चाहिए 2, बी का क्या आना चाहिए बच्चों, कॉपर फर्स्ट, है ना, सी का आना चाहिए 4 और डी का आना चाहिए 2, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बच्चों राइट है। ऑप्शन सी जो हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मिनरल्स वाले चैप्टर से हम लोगों को बच्चों कौन सा क्वेश्चन मिला, तीसरा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों से इंट्रोडक्टिव वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा है कोरल रीफ से रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग पूछा है, कोरल रीफ। हम बोलते हैं कि जो प्रवाल भित्तियां होती है या मूंगा जीव जो होता है, ठीक है, ये मूंगा एक प्रकार का सी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको हम लोग कोरल प्लॉपी बोलते हैं, ये हिंदी में जिसको मूंगा कहा जाता है। तो बच्चों ये मूंगा जो है, ये कोरल जो प्लॉपी है, ये कहाँ मिलता हम लोगों को ज़्यादातर, ये मिलता हम लोगों को ट्रॉपिकल वार्म वाटर में, ट्रॉपिकल वार्म वाटर में मिलता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलते हैं ज़्यादातर ये। ठीक है, और इनके बेस्ट सर्वाइवल के लिए 3 से 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि ट्रॉपिकल बेल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल बेल्ट। दूसरा कंडीशन क्या है, टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है जो सॉल्ट कंटेंट है वो 20 से 30% होना चाहिए। 20 से कितना परसेंट होना चाहिए, 30। और डेप्थ लगभग हम लोग बोलेंगे 200 फीट के आसपास होना चाहिए। यदि 4 कंडीशन है तो बेस्ट सर्वाइवल कर रहा होगा कौन, ये मूंगा, जिसका स्केलेटन कैसे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। जिनका कंकाल कैसे बनाए हैं, जिनका कंकाल बनाए हैं, स्केलेटन बना है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो जब ये लार्ज क्वांटिटी में डेथ होगा इस कोरल का, तो जो इसका स्केलेटन है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बच्चों क्या होगा, एक जगह जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उसके इकट्ठा होने से या तो कोरल रीफ बनेंगे या कोरल आइलैंड बनेंगे। जैसे हमारा इंडिया का जो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के नीचे जो एक कंट्री है मालदीव, है ना, ये दोनों ही कैसे हैं, कोरल आइलैंड है, दोनों ही कोरल आइलैंड है। और यदि कहीं जाकर के पैरेलल डिपॉजिट हो जाएंगे तो कोरल रीफ का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न वाले पार्ट में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ हम लोगों को मिलता है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है, जो कहां पर मिलता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखो गल्फ ऑफ कच्छ हम लोग देखेंगे, ये भी एक कोरल साइट है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार आप देखेंगे, ये भी एक कोरल साइट से तमिलनाडु के किनारे, जो किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है फ्रिंगिंग रीफ का। ठीक है, लक्षद्वीप खुद एक कोरल आइलैंड है, और अंडमान निकोबार के भी वेस्टर्न पार्ट में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर भी आपको कुछ कोरल साइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 जो है चारों के चारों कोरल साइट्स है। चारों ही बच्चों क्या है, ये कोरल साइट्स है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कोरल रीफ एरिया ऑफ इंडिया, तो ये चारों ही बच्चों हमारे इंडिया में क्या है, कोरल साइट्स है। लेकिन यदि पूछ लेता है इन चारों में सबसे ज्यादा किसके पास एरिया है कोरल का, तो हम लोग बता देते फिर अंडमान निकोबार को। किसको बताते बच्चों, अंडमान निकोबार को। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 116 के बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा 117 है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में पूछा जाए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर द नॉट नोन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं है। तो मुंबई पुणे रीजन तो आपको पता ही है ना, ये तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है ही सही। मदुरई कोयम्बटूर वाला रीजन भी, अभी हम कोयम्बटूर को साउथ का मैनचेस्टर बोलकर आए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लेकिन ये जो धनबाद और जमशेदपुर है बच्चों, धनबाद और क्या जमशेदपुर, तो ये धनबाद तो कोल माइनिंग के लिए फेमस है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, कोल कैपिटल, क्या बोलते हैं, कोल कैपिटल। और इंदौर उज्जैन वाला रीजन जो है ये भी किसके लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए है। तो इसमें से एकमात्र आपको पेयर जो धनबाद जमशेदपुर मिल रहा है ये माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए, किसके लिए, कोल के लिए। तो आप यदि थर्ड वाले पेयर को छोड़ दें तो 1, 2 एंड 4 आर दी करेक्ट ऑप्शन, 1, 2 एंड 4 आर दी करेक्ट आंसर होगा बच्चों कि जो मुंबई पुणे है ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मदुरई कोयम्बटूर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और इंदौर और उज्जैन भी बच्चों क्या था, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इंदौर में मालवा मिल वाला जो क्षेत्र है काफी फेमस हुआ करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा अगेन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, अगेन हमारे सामने रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आया बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द हेडक्वार्टर ऑफ एनी रेलवे जोन, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर रेलवे का एक भी जोन नहीं है, स्टेट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड की हम बात करें,
छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो है बिलासपुर में, है ना। बिलासपुर जो है उस बिलासपुर में मिलता है ना साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर में, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में भी है भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्टल रेलवे का, और बिहार में भी हाजीपुर में, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे ईस्ट कोस्टल रेलवे, यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा बच्चों हमारा करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर मिल जाएगा, उड़ीसा में भुवनेश्वर मिल जाएगा, बिहार में हाजीपुर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए 138। अगेन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा है इस बार हम लोगों से? वो हाईवे से क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इन इंडिया इज द लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ द रूट डिस्टेंस? रूट डिस्टेंस के यदि बेसिस पर हम देखें तो हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट लेकर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसका 2012 में हमने इनॉग्रेशन किया और उसकी शुरुआत हम लोगों ने 1999 से कर दी थी। तो इसमें हमने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन 4 महानगरों को, मेट्रो सिटी को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास या काम किया है। ठीक है, और इसमें यदि हम 2019 के पहले की बात करें तो हमारे सामने नेशनल हाईवे के नाम कुछ अलग हुआ करते थे और अब हमारे सामने नेशनल हाईवे के नाम कुछ अलग है। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे तो NH19 है, NH16 है, NH48 है और ये NH48 है, NH48, 48, NH19, 19 और 16, है ना। इस तरह से हमारे NH है जो मिलकर क्या बनाते हैं 5846 किलोमीटर लंबा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है इसमें से जो कलकत्ता से चेन्नई के बीच वाला जो हाईवे है ये वाला, इसका लेंथ सबसे ज्यादा है। इसका लेंथ सबसे ज्यादा, लगभग 1650 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ हम लोग को मिलता है। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा आपका रूट है जो लेंथ में सबसे लॉन्गेस्ट है, डिस्टेंस में सबसे लॉन्गेस्ट है। तो दिल्ली से कलकत्ता तो नहीं है, कलकत्ता से चेन्नई तो अभी हम बता गए, कलकत्ता से चेन्नई NH16 जो है ये NH16 सबसे ज्यादा लेंथ रखता है। किसमें? ये सबसे ज्यादा लेंथ रखेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब यदि हम NH48 और 48 आज की तारीख में हम बात करें, क्योंकि पहले तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि दिल्ली से कलकत्ता के बीच का जो होता था वो NH2 था। ठीक है, फिर कलकत्ता से चेन्नई के बीच NH5 था, फिर चेन्नई से मुंबई के बीच में हम जाते थे तो ये आपका NH8 था और ये NH4 था। ठीक है, NH4 और NH8 ये कुछ हमारे इस तरह से पहले हाईवे के नंबर थे, 2, 4, 8 और 5, ये पहले नंबर थे 2019 के पहले। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है, नेशनल हाईवे के जो नंबर है वो चेंज कर दिए, और चेंज होने के कारण अब आप लोग देखेंगे तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई दोनों ही हमारे कौन से हैं? दिल्ली से मुंबई भी और मुंबई से चेन्नई दोनों 48 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे बच्चों एनर्जी रिसोर्सेस और मिनरल्स और इंडस्ट्री वाला टॉपिक इस 2017 के पेपर के लिए कितना वरदान साबित हुआ है। ठीक है, हम लोगों से यहाँ पर पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस और दूसरा पूछ रहा है एग्जाम्पल, है ना। पहला हम लोगों से पूछ रहा है आधारभूत अक्षय संसाधन, है ना, बेसिक इनएक्सेसिबल रिसोर्सेस। अक्षय बोल रहा मतलब जिसका हम लोग देखे कभी क्षय ही नहीं होगा। तो बच्चों ये तो हम लोग को कौन मिलता है? सोलर एनर्जी मिलती है। कौन मिलता है? सोलर एनर्जी। दूसरा पूछ रहा है कन्वेक्शनल नॉन रिन्यूएबल, कन्वेक्शनल और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं परंपरागत है, पहले जमाने से उपयोग करते आ रहे हैं, और अनवीनीकरण मतलब इनका हम क्या नहीं कर सकते? रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। तो हम कोयला, पेट्रोल, डीजल को हम कन्वेक्शनल बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी का 2। अगला नॉन कन्वेक्शन, आपका कन्वेक्शनल है, रिन्यूएबल है ना, अपरंपरागत है और नवीनीकरण है। तो हम हाइडल एनर्जी का यूज अभी करने लगे, ये कैसा है? रिन्यूएबल है। और अगला पूछ रहा है नॉन कन्वेक्शनल है और नॉन रिन्यूएबल है, अपरंपरागत और अनवीनीकरण है। ठीक है, तो अपरंपरागत और अनवीनीकरण कौन है? नेचुरल गैस है। तो आप देखेंगे ए का 3 होना चाहिए, ए का 3, बी का होना चाहिए 2, बी का 2, सी का देखेंगे तो 1 और डी का हम देखेंगे तो 4, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा बच्चों राइट है। ए जो है वो अपना राइट आंसर है ना। आधारभूत अक्षय संसाधन कौन सा? सौर ऊर्जा, जिसका हम लोग देखेंगे कभी जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूर्य रहेगा, तब तक ये एनर्जी हमें मिलने वाली है। परंपरागत ट्रेडिशनल में हम लोग कोयला, पेट्रोल, डीजल को शामिल करते हैं, और साथ में बोल रहा है अनवीनीकरण तो कोयला हो गया। अपरंपरागत है मतलब जिनका अभी हम लोग यूज करने लगे हैं, और वो रिन्यूएबल भी है, नवीनीकरण भी है। तो ऐसा हमारे पास में हाइडल है, ठीक है, डैम वगैरह बनाकर जो हम एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं।
और अपरंपरागत अनवीनीकरण हमारे पास में नेचुरल गैस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 139 का हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 139 के बाद क्वेश्चन नंबर 141 हम लोगों से पूछा है ट्राइब से रिलेटेड, सेंसस और ट्राइब, यानी कि सेंसस से ऑलरेडी हम लोग पहला क्वेश्चन देख कर आए कि कहां पर मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी था, मिजोरम 52। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है ट्राइब से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो मैच्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, विच पेयर ऑफ स्टेट नॉट करेक्टली मैच्ड, तो हम देखेंगे थारू जो जनजाति है ये तो कहाँ मिलती है, थारू अगरिया उत्तर प्रदेश में मिलती है, जबकि यहाँ लिखा है इसने मध्य प्रदेश, है ना। फिर अदी अरुणाचल प्रदेश में सही है, इरला केरला में है, शहरिया राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह मिलती है, सही है। यानी कि थारू जो है ये कहाँ होना था बच्चों, उत्तर प्रदेश में होना था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ हम लोग को, मध्य प्रदेश, यानी कि ए जो हमारा पेयर है वो मैच्ड नहीं है। ए जो पेयर है बच्चों हमारा मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बड़े। कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, इनमें से हम लोगों को देखना, अगेन देखो सेंसस, यानी कि सेंसस वाले टॉपिक से हमारा कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये सेकंड है। एक हम लोग पहला क्वेश्चन देख के आए थे आज की स्लाइड पर कि सबसे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोगों को कहां पर मिल रही थी, और दूसरा क्वेश्चन आज हमारे सामने कौन सा आ गया कि इन स्टेट को पॉपुलेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यदि हम बिहार की बात करें बच्चों, तो बिहार की जनसंख्या 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोगों को लगभग कितनी मिल जाती है, बिहार का पॉपुलेशन हमें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बच्चों मिल जाता है कितना, लगभग 10 करोड़, कितना 10 करोड़ मिल जाता है। राजस्थान आप देखेंगे लगभग 7 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ 85 लाख। ठीक है, तो पहला हम लोग देख रहे हैं 10 करोड़ पॉपुलेशन हमें किसका मिल रहा है, 10 करोड़ पॉपुलेशन हमें मिल रहा है, 10 करोड़ पॉपुलेशन के आसपास हमारे पास में बिहार का। ठीक है, 6 करोड़ 85 लाख मतलब मैं मोटा मोटा 7 करोड़ मान लू कहाँ का, राजस्थान का। और यदि हम हरियाणा की तरफ जाएंगे बच्चों, कहाँ जाएंगे, हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा का हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 2 करोड़ 53 लाख के आसपास, 2 करोड़ 53 लाख। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा हम लोगों को पॉपुलेशन मिल रहा है बिहार का। तो हम लोगों से ऑर्डर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बताना हम लोगों को। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग जाएंगे तो सबसे कम वाला सबसे पहले रखेंगे, तो हम लोग देखेंगे 3, जम्मू कश्मीर 1.5 करोड़ जो है ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, हरियाणा 4, फिर देखेंगे राजस्थान 2 और बिहार फर्स्ट, यानी कि सी जो होगा हमारा 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो है हमारा राइट सीक्वेंस होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। बाकी यूपी की हम लोगों को पता ही है लगभग 19 करोड़ पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 26 लाख है, 7 करोड़ 26 लाख है। आज का जो हमारा 2017 का जो पहला पेपर था, फर्स्ट जो पेपर था, उसका लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। और यहां पर भी आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है मिनरल्स। किससे पूछा है बच्चों, मिनरल्स से पूछा है। ठीक है, देखो आप लोग बोल रहे होंगे कि सर पता नहीं आप ये सारे एक ही टॉपिक के क्वेश्चन, बेटा मैं नहीं लेके आया, इसीलिए मैं इनको टाइप करवा के नहीं लेके आ रहा हूं, मैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये मिनरल डिपोजिशन पूछ रहा किस स्टेट में है। तो अभी हम लोग देख के आए जिप्सम, अभी थोड़ी देर पहले इसी वाले पेपर में देखा जिप्सम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम कहाँ करवाते हैं, राजस्थान में। फिर आपने निकल का देखा होगा, थोड़ी देर पहले हम बोले थे उड़ीसा में, निकल का कहाँ है, उड़ीसा। फिर देखेंगे जो आपका आप फ्लोरफार है जिसको हम कैल्शियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं इसको, केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड है, और हिंदी में इसको बोलते हैं फ्लोर स्पार, फ्लोर स्पार। तो फ्लोर स्पार हमें कहाँ मिल जाता है, गुजरात में, और ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेफाइट झारखंड में भी मिलता है, झारखंड में भी आपका देखेंगे तो ग्रेफाइट मिलेगा। ठीक है, झारखंड में भी, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में भी। ठीक है, तो देखो ए का क्या होना चाहिए 4, तो ए में हमारे पास में 4 में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बी में हम जाएंगे 3, बी में 3, सी में हम लोग जाएंगे 2 और डी में 1, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा है वो बच्चों राइट आंसर है, ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर है। तो बच्चों 2017 तक हमारे जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई, एनडीए का जो सारा हमारा सीरीज चल रहा है। अगले हम लोग वीडियो लेक्चर के अंदर हम 2016 का पार्ट 2 लेकर आएंगे। इस वाली स्लाइड में बच्चों मैंने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वो कंप्लीट करवा दिए, यानी कि 2017 का आपके पास में 2 लेक्चर नहीं, सिर्फ एक ही लेक्चर है।
ठीक है। तो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा 2016 का पार्ट सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, एक नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा मजबूत कीजिए। और जी हाँ, जो बच्चों शाम को रोजाना 7 से 8 में जो मेरी क्लास अभी अटेंड नहीं कर रहा बच्चों, उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट से मैंने शुरू किया, जो हमारे एनडीए और सीडीएस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर उस क्लास को अटेंड कीजिए। उस क्लास को अटेंड करने के बाद जब आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगा रहे होंगे, तो दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।